तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। पुलिस की हालिया जांच रिपोर्ट ने कुछ ऐसा उजागर किया है जिसने अंडरवर्ल्ड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव क्या है? ये है पर्दे के पीछे से इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाली महिलाएं। एक ऐसी हकीकत जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि पूरे क्रिमिनल ढांचे को ही बदल कर रख रही है। अब जरा इस नाम पर गौर कीजिए, मैडम जहर। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का डायलॉग या कैरेक्टर लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा का अंडरवर्ल्ड नाम है। पुलिस जांच की फाइलें चीख चीख कर बता रही हैं कि ये सिर्फ एक खौफनाक नाम भर नहीं है बल्कि एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। एक ऐसी व्यवस्था जहां महिलाएं अब आपराधिक गतिविधियों में सिर्फ शामिल नहीं हैं बल्कि अपना एक अलग खौफ पैदा कर चुकी हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के इतिहास पर नजर डालें तो ये हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड या पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया रही है। लेकिन अब जो नई वास्तविकता सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग है। आज जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और यहाँ तक कि टारगेट किलिंग्स का सीधा संचालन महिलाओं के हाथों में है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ढांचागत शिफ्ट है जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आइए सबसे पहले इस सिंडिकेट के उस फ्रंटलाइन की बात करते हैं जो सबसे घातक है, हत्यारे और प्रवर्तक। अब इस पूरी कार्यप्रणाली को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चंडीगढ़ कोर्ट हाउस में जो हत्या की साजिश रची गई वो किसी मास्टरमाइंड के दिमाग की उपज थी। देखिए, पहला कदम रोहित गोदारा से 25,000 रुपए और एक फोन सिक्योर करना, फिर गोल्डी बराड़ के नेटवर्क के जरिए साथियों से मिलना, उसके बाद एलांते मॉल जाकर वकीलों वाली ड्रेस खरीदना ताकि किसी को भनक भी न लगे, पूरे 11 दिनों तक लगातार रैकी करना और मकसद वकील के भेष में अपने प्रतिद्वंदी भुप्पी राणा को मार गिराना। कितनी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग है ये। और इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने का जिम्मा किस पर था? पूजा शर्मा पर, जिसे माया और दीपा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रोफाइल का सबसे चौंकाने वाला पहलू देखिए। एक आम घरेलू विवाद के बाद ये अपराध की दलदल में उतर आईं और इनके हाथ पर बाकायदा एक AK-47 का टैटू बना हुआ है। जरा सोचिए, एक घरेलू बैकग्राउंड से आने वाली महिला को सीधे कोर्ट हाउस के अंदर मुख्य शूटर के तौर पर चुना गया। ये दिखाता है कि सिंडिकेट में अब चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। इसी कड़ी में एक और नाम सामने आता है, अनु धनखड़। 2024 की वो खौफनाक घटना तो याद ही होगी जब दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बर्गर किंग के अंदर अमन जून नाम के व्यक्ति पर करीब 40 गोलियां बरसाई गई थी। उस पूरे ब्रूटल एग्जीक्यूशन की रूपरेखा और कोई नहीं बल्कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की प्रेमिका अनु धनखड़ ने ही तैयार की थी। इस पूरी घटना में अनु धनखड़ की रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा था उनका दोहरा जीवन। एक तरफ वो दिल्ली के एक आम पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में एक फर्जी पहचान के साथ बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रही थीं, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर अपने शिकार को जाल में फंसा रही थीं। रोजमर्रा के माहौल और सोशल मीडिया को एक घातक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। खैर, अब जरा हाशिम बाबा गुट की तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ सीलमपुर की रहने वाली जिक्रा का काम मुख्य रूप से दहशत फैलाना है। जांच के मुताबिक वो हमेशा अपने साथ एक पिस्तौल रखती हैं और खौफ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर हथियारों का खुलकर प्रदर्शन करती हैं। बात सिर्फ डराने तक सीमित नहीं है। एक 17 साल की लड़की की हत्या में भी सीधा सीधा इसी गुट का नाम सामने आया, जैसे असल में जिक्रा के भाई ने ही अंजाम दिया था। मारकाट और खौफ से आगे बढ़ें तो बात आती है इस पूरे सिंडिकेट की आर्थिक रीढ़ की, यानी जबरदस्त वसूली और ड्रग्स का वो साम्राज्य जिसे ये महारानियां चला रही हैं। अब इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। 1 करोड़ रुपए पुलिस ने जोया खान नाम की महिला के पास से 270 ग्राम हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। ये सिर्फ एक छोटी सी रिकवरी है, लेकिन ये आंकड़ा हमें बताता है कि पर्दे के पीछे से चल रहा ये अवैध व्यापार कितने विशाल पैमाने पर ऑपरेट कर रहा है। तो ये जोया खान असल में है कौन? ये हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। जब हाशिम बाबा कानूनी पचड़ों में फंसा था, तब जोया ने उसके पूरे लॉजिस्टिक्स और आपराधिक साम्राज्य को बिल्कुल वैसे ही संभाला जैसे दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क में हसीना पार्कर का रोल था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका दिखावा।
एक तरफ करोड़ों का ड्रग और रंगदारी नेटवर्क चल रहा था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर डिजाइनर कपड़े पहनकर एक हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट की जा रही थी। बिल्कुल एक परफेक्ट कवर अप। और अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के शायद सबसे स्ट्रेटेजिक और प्रभावशाली किरदार के बारे में, रणनीतिकार मैडम मिंज। अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज का सफर किसी भी टिपिकल गैंगस्टर की कहानी से एकदम अलग है। एक सरकारी कर्मचारी की बेटी, पढ़ाई में बेहद तेज। 2000 के दशक की शुरुआत में इनके पास BCA की डिग्री थी और ये सीकर में अपना शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस चला रही थीं। लेकिन भारी कर्ज में डूबने के बाद 2006 में ये अपराध की दुनिया में उतर आईं। 2016 में इन्हें 2 साल की सजा हुई और आखिरकार 2024 में गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई। एक पढ़ी लिखी महिला का सिंडिकेट लीडर बन जाना वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मैडम मिंज का प्रभाव कितना गहरा था ये आपको इस बात से समझ आएगा कि उन्होंने कुख्यात मॉब बॉस आनंदपाल सिंह की पूरी पब्लिक इमेज ही बदल कर रख दी थी। उन्होंने आनंदपाल को पारंपरिक कपड़ों की बजाय सूट और हैट पहनने के लिए राजी किया, उसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया और उसके सभी बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग खुद की। और इसके बदले में क्या हुआ? उन्होंने आनंदपाल से AK-47 जैसे हथियार चलाना भी सीख लिया। एक तरह से एक महिला ने एक मॉब बॉस को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास को देखें तो समझ आता है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। 2006 में सीकर में इंद्रचंद अपहरण मामले में इन पर 5,000 रुपये का इनाम था। फिर 2016 में 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ इन्हें सजा मिली और आनंदपाल के बाद इन्होंने खुद को बेहद चतुराई से बिश्नोई नेटवर्क में इंटीग्रेट कर लिया। अलग अलग गुटों के बीच इतनी रणनीतिक पकड़ बनाना कोई मामूली बात नहीं है। तो इन सारी कहानियों और सबूतों को मिलाकर आखिर तस्वीर क्या बनती है? एक पूरी तरह से बदलता हुआ आपराधिक परिदृश्य। इस पूरे डीप डाइव का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि अंडरवर्ल्ड की डायनामिक्स अब पलट चुकी हैं। गैंगस्टर्स की पत्नियां और प्रेमिकाएं अब बस साइडलाइंस पर खड़ी मूक दर्शक या मजबूर पीड़ित नहीं रह गई हैं। वे अब मुख्य रणनीति योजनाकार हैं। वे फ्रंट लाइन पर जाकर हत्याएं कर रही हैं और पूरे गिरोह के संचालन की कमान संभाल रही हैं। अपराध के समाजशास्त्र में यह एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा बदलाव है। और यही बात हमें इस अंतिम लेकिन सबसे बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी गैंगस्टर का पारंपरिक चेहरा इस कदर बदल चुका हो, जब पूरा का पूरा सिंडिकेट परछाइयों के पीछे से और बेहद सामान्य दिखने वाली महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा हो, तो कानून व्यवस्था इस नए अदृश्य खतरे से कैसे निपटेगी? जब दुश्मन की पहचान ही बदल जाए तो रणनीति क्या होगी? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस नए पहलू ने आपको इस जटिल विषय को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा।